आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। जो पूर्ण बहुमत की सरकार क्या नींबू मिर्ची टांगने के लिए थी, 5 जून को अध्यादेश लाने की जरूरत क्या पड़ी? इसका मतलब मनसा साफ था, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। जो कटीले तार जंगली जीव जंतुओं के लिए नहीं लगाया जाता, मतलब देश के किसान अगर अधिकार मांगे तो वो जंगली जानवरों से भी गए गुजरे हैं, दुश्मन देशों से भी गए गुजरे हैं। अगर इतनी व्यवस्था अगर गलवान में की गई होती तो घटना नहीं होती, लद्दाख में की गई होती तो चाइना नहीं आता। मुझे नहीं पता था कि अन्ना हजारे जी एक नंबर का पाखंडी, झूठा और 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों को हर तरफ से मजबूती देने के लिए कुछ ऐसी आवाज़ें उठती दिखाई दे रही हैं जिससे किसानों को न सिर्फ मजबूती मिलती है बल्कि सरकार को भी जवाब देने में मुश्किल घड़ी का सामना करना पड़ता है। उसी में से एक आवाज़ है पंकज श्रीवास्तव का। पंकज श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। पंकज श्रीवास्तव, आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी, क्या कहेंगे इन 3 नए कृषि कानूनों के बारे में? ये तो चलिए पुरानी बात हो गई, लेकिन जिस तरह से सरकार ने स्टैंड अप लिया है, घेराबंदी कर दी है, कई सीमाओं को सील कर दिया जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार कब नहीं की सो बता दीजिए। नहीं, अभी ज़्यादा कर रही है। अरे सर सुनो तो सही, सरकार की मंशा अगर साफ होती, जो भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्यता अभियान में नंबर जारी करती है, जो भारतीय जनता पार्टी CA NRC के समर्थन में नंबर जारी करती है, जो भारतीय जनता पार्टी कोरोना के समय ताली थाली पिटवाती है, भाजपा के 40 साल पूरे होने पर दिया टॉर्च मोमबत्ती जलाती है, आसमान से फूल बरसाती है, उस भाजपा को ऐसी कौन सी डर लगी थी, ऐसी कौन सी आग लगी थी जो 5 जून को चोर की तरह, जो पूर्ण बहुमत की सरकार क्या नींबू मिर्ची टांगने के लिए थी, 5 जून को अध्यादेश लाने की जरूरत क्या पड़ी? इसका मतलब मनसा साफ था, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। आखिर सरकार अपने ही देश की आवाम पर, जो देश की जनता ने सरकार को चुनकर यहाँ तक पहुँचाया है, और जनता भगवान होता है, इस बात को जानते हुए भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है किसानों को बदनाम करने के लिए। आपने देखा होगा संदीप बदूरी का बयान, भरवे शब्द इस्तेमाल किए गए। भाजपा का कोई भी नेता, अभी एक बात बताइए, नंद किशोर गुर्जर यहाँ आके धमकी देता है, खुलेआम धमकी देता है, और टिकैत साहब पर दे रहा है, मतलब जाट भरसर गुर्जर समाज को लड़ाने की कोशिश। यही दीप सिद्धू जो प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाता है, जो तड़ीपार गृह मंत्री के साथ फोटो खिंचाता है, तो वो साफा नहीं बांधता है, लाल किला पर चढ़ता है तो साफा बांध लेता है। आप अंदीना गए हैं लाल किला पर, सड़क के बाहर बैरिकेड खड़ी होती है, आम आदमी को उसके कैंपस में नहीं जाने दिया जाता है। दीप सिद्धू अंदर कैसे गया? मतलब सिखों का रूप धारण करके सिखों को बदनाम करने की कोशिश, देश में सिख समाज के प्रति घृणा फैलाने की कोशिश और किसानों को बदनाम करने की कोशिश। ये वही कोशिश है जो नाथूराम गोडसे ने जिस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करते वक्त मुस्लिम वेशभूषा में आया था कि वहाँ हिंदू मुसलमान का खेल हो। समझिए, ये वही मनसाधारी लोग हैं, वो उसी सांप के बच्चे हैं जो देश के लिए खतरा थे। ये बात मैं नहीं कह रहा, सरदार पटेल कह रहे हैं, जो गुजरात से आते हैं, जो बरडोली सत्याग्रह किया था, किसानों के बहुत बड़े नेता थे देश के। तो खैर उसी गुजरात से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आते हैं, जो बैरिस्ट्री की नौकरी छोड़कर 103 साल पहले बिहार के चंपारण से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में किया था। अब यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फिर से लागू कर दिया गया। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें जो ये तीनों कानून बनाए गए हैं, इससे किसानों को क्या क्या नुकसान होगा? देखिए, सबसे पहले तो इसमें जब MSP पर कानून बनाने की बात नहीं थी, किसान जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात थी, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में SDM और DM के पास जाएगा। जब देश की जनता आम साधारण थानेदार से डरता है तो SDM और DM तक जाने में हमें क्या लगेगा, साहब आपको ही पता है। कोर्ट की प्रक्रिया नहीं थी, सबसे पहला खतरा। जमाखोरी पर से जो प्रतिबंध हटाया गया, आप देखिए बिहार में APMC एक्ट लागू हुआ 2006 में, वहाँ बाजार समितियाँ खत्म हो गई, तो क्या बिहार के किसानों की स्थिति सुधर गई? बिहार में उल्टा बाढ़ आती है तो हर साल कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर जान माल का नुकसान होता है। वहाँ जो किसान फैमिली के लोग होते हैं, बाहर पंजाब में हरियाणा से कमा के लाते हैं, वो भी पूंजी डूब जाता है, तो सरकार वहाँ ध्यान नहीं दे रही है। बिहार में मक्का 8 रुपये किलो नहीं बिकता है, बाबा रामदेव का 44 रुपये किलो आटा बिकता है। आप समझिए, जब पेट्रोल पंप मालिक पेट्रोल डीजल किसानों को नहीं दिया कि किसान रैली में नहीं जाए, यही किसान का अनाज जब अंबानी अडानी के शोल में जमा होगा तो वो हमें खाने देगा क्या?
आप समझिए। अच्छा, आपने पेट्रोल और डीजल की बात करी, चलिए 3 कृषि कानूनों की बात कर ली, पेट्रोल डीजल की बात करी। अभी आपने देखा कि जो बजट पेश किया गया है, आप चूँकि पैनी निगाह रखते हैं इसलिए ये सवाल लाजमी बनता है, तो इससे तो महंगाई और बढ़ेगी ना जिस तरह से सेस लगाया गया है। एक बात बताइए, आप जब सरकार के पास बजट पेश करने की औकात नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो क्या ऐसी समय में देश का सब संपत्तियों को बेचकर बजट पेश करना था? तो नया संसद भवन क्यों बनाया जा रहा है? नए विमान क्यों खरीदे गए? ये सवाल उठता है। देश के बजट में कई महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं। आप अगर देखेंगे जी 10% तक घाटा है, राजकोषीय घाटा है, तो इससे निवेशक पर भी और देश की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात होता है, जिस तरीके से सरकारी खर्च में बढ़ोतरी नहीं की गई तो रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे। आपने देखा होगा कृषि बजट में 6% की कटौती की गई, शिक्षा के बजट में 6000 करोड़ की कटौती की गई, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में 2000 से 1500 करोड़ कर दिया गया, 500 करोड़ की वहाँ भी कटौती की गई, किसान स्मृति योजना में 13% की कटौती, मनरेगा में 38 करोड़ की कटौती, सामाजिक कल्याण योजना में 5000 करोड़ की कटौती, पीएम किसान योजना में 10,000 करोड़ की कटौती, निर्भया फंड में 855 करोड़ से घटाकर 100 करोड़ कर दिया गया, पीएफ में, फ्यूचर फंड में 2.5 लाख से ज़्यादा के योगदान पर ब्याज की प्रक्रियाएं चालू हो गई। और ये कहते हैं किसानों की आय दुगुनी करेंगे। एक बात बताइए, जो पेट्रोल डीजल 40 से 50 रुपये मिल रहा था, जो सिलेंडर 350 रुपये मिल रहा था, अब उसका दाम 100 रुपये के आसपास हो गया और ऊपर से इस बजट में 4 रुपये का उपकर लगा दिया गया, 2.5 रुपये का पेट्रोल पर लगा दिया गया। कहते हैं ये बजट किसानों के लिए है। कहाँ से भैया? आप समझिए, किसान स्मृति योजना में 13% की कटौती की गई। देश के किसानों को मछली का चारा जैसे फेंकते हैं, ठीक वैसा ही चारा दिया गया। मतलब 6000 रुपया सालाना के हिसाब से 500 रुपया महीना। अगर एक परिवार में 5 आदमी का सदस्य है तो 100 रुपया महीना, 3.5 रुपया, 4 रुपया 1 लीटर पर बढ़ा दिए। तो बताइए हम खाएंगे कि भूखे रहेंगे? प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए ना। अच्छा, एक बात बताइए, चूँकि आप बिहार से हैं और अभी आपने बिहार का जिक्र भी किया कि 2006 में ये लागू कर दिया गया था बिहार में, जो अभी केंद्र में चल रहा है मामला, तो बिहार में ये 2006 में लागू हुआ, वहाँ की किसानों की स्थिति बद से बदतर है, बावजूद इसके ये मैसेज बिहार से बाहर क्यों नहीं निकल पाया? किसने कहा आपको? ये चूंकि पूरा देश जागा है, उस समय प्रधानमंत्री का सूर्योदय हो रहा था, उस समय हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला गया, तो जो लोग आंदोलन कर रहे थे, पुलवामा की घटना में आपने देखा होगा किस तरीके से वोट मांगे गए। क्या पुलवामा घटना की जाँच हुई? किसान आंदोलन हुए थे। मैं इसी साल 2 अक्टूबर को पदयात्रा की थी, 23 जून 2019 को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। इस साल तो परमिशन मिला नहीं था, लेकिन 2 अक्टूबर को हमने जब राजघाट से, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल और चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल और लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल से बिहार तक की पदयात्रा, जहां से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आंदोलन किए थे, वहां तक की यात्रा 27 दिन में तय की थी। तो बिहार में भी आंदोलन होते रहे हैं। आज बिहार में विपक्ष के नेता मनोज झा ने भी इस सवाल को उठाया था। अब ये अलग बात है कि मीडिया के लोग इसको ज़्यादा तरजीह नहीं देते, ये ट्रेंड नहीं बन पाता है, क्योंकि सारी जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, सब पर मुकेश अंबानी अडानी का कब्जा है और सरकार को इशारों पर चलती है, तो आपको भी पता है कि नहीं। अच्छा, चलिए एक सवाल और जहन में आ रहा है, चूँकि लोकतांत्रिक देश है हमारा, चुनाव होते हैं यहाँ, नतीजे आते हैं, तो नतीजे फिर उस तरफ क्यों आ रहे हैं जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? बिल्कुल, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं आप लोग भी। चुनाव आयोग से जो 1,70,000 से अधिक ईवीएम गायब है, कभी आपने सरकार से सवाल पूछा? कभी आपने चुनाव आयोग से सवाल पूछा? वो मशीन है कहाँ जिसके पैसे, जनता के टैक्स के पैसों से चुनाव आयोग ने ईवीएम कंपनी जो सप्लाई करती है उसको दी? आखिर वो ईवीएम है कहाँ? दूसरी बात, आप बिहार चुनाव के नतीजे पर ही आ जाइए। अभी चूंकि हाल में हुआ है, प्रधानमंत्री की रैलियों में 2000-2500 की भीड़ हुआ करती थी। एक बात बताइए, चुनाव आयोग का सर्वे होता है या प्रधानमंत्री? आप पत्रकार हैं, आपको भी पता होगा, चुनाव आयोग होता है ना। बिल्कुल। चुनाव आयोग के वेबसाइट पर 119 विजेताओं के नाम घोषित थे और होने के बावजूद चुनाव आयोग 1 बजे बधाई देता है नवनिर्वाचित विधायकों को और प्रधानमंत्री जी 12 बजे बधाई देते हैं। तो इसका खेल तो साफ समझ रहे होंगे ना आप।
जब काउंटिंग होता है तो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग बाद में होती है, पहले ईवीएम की होती है। बिहार में क्या हुआ वो आपको भी पता है। अब एक बात बताइए, चुनाव आयोग को 1 बजे पता चलता है, नरेंद्र मोदी जी 12 बजे बधाई देते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब जैसे आप देश में जैसे समझिए, सैटेलाइट ये बता देता है कि पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान खेत में पराली जलाते हैं ना, तो दिल्ली में धुआं आ जाता है, प्रदूषण होता है। सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि पुलवामा में वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो से अधिक आरडीएक्स और जेलेटिन थे। वहाँ भी मरने वाले जो भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, वो हम लोगों जैसे ही किसान के घर से हैं, कोई अंबानी अडानी के घर से नहीं है। आज तक जांच नहीं हुई। वही डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा में पदस्थापित था, वही डीएसपी देवेंद्र सिंह दिल्ली चुनाव से पहले 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को ला रहा होता है, उसकी चर्चा तक नहीं हुई, एनआईए चार्जशीट तक दाखिल नहीं की। अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो पुलवामा जैसी दूसरी घटना हो सकती थी। आप समझिए, ये चुनाव जीत जाते। अच्छा, चलिए फिर वापस इसी पे आते हैं, किसान वाले मुद्दे पे आते हैं और इसी 3 कृषि कानूनों पे आते हैं। अन्ना हजारे ने ऐलान किया कि वो आंदोलन करेंगे, फिर वापस ले लिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बाबा रामदेव की अगर बात की जाए तो आपको याद होगा कि जब 2013 में उन्होंने किस तरह से आंदोलन किया था, 2013 में किस तरह से आंदोलन किया था। अब जी अन्ना हजारे के घर गया था मैं, रालेगांव सिद्धि। अन्ना हजारे जी से पूछा, मुझे नहीं पता था कि अन्ना हजारे जी 1 नंबर का पाखंडी, जुट्ठा और हैं। उनसे मैंने सवाल पूछा था कि कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता है, आप 7 साल से चुप हैं। आज जो भारत में जो भी हो रहा है, सबसे बड़े षड्यंत्रकारी आप और 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव, जनरल बीके सिंह, किरण बेदी जैसे लोग हैं, जिन्होंने नहीं, अगर ये आंदोलन नहीं कर रहे हैं तो आप इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगाते हैं? ऐसे नहीं। एक बात, आज आपका जमीर नहीं जाग रहा है? निजीकरण के नाम पर आप निजीकरण पर नहीं बोल रहे, पुलवामा पर नहीं बोल रहे, देश के किसानों के मुद्दे पर नहीं बोल रहे, तो ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है? जो अन्ना हजारे, जब मैं गया था 18 तारीख को, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार लगातार अनशन वहीं पर बैठा रहा। रविवार को अन्ना हजारे मिलते हैं और वो कहते हैं कि मेरी उम्र 84 साल हो गई, मैं देश के किसानों के साथ खड़ा हूँ, मैं जनवरी में आंदोलन करूंगा। फिर जनवरी में उन्होंने कहा मार्च में करूंगा, बाद में प्रेस ब्रीफ करते हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ कि मैं नहीं करूंगा। तो मतलब क्या? आप बताइए, आप ही, मैं दिखाता हूँ उनकी वीडियो में। जी दिखाएं आप दिखाएं। आपने देखा होगा, मीडिया पर सब जगह आया है। मैंने वहीं से वो उनसे करवाया भी था कि भाई साहब आप बोलिए, आप किसानों के साथ हैं, देश पूरा निगाह दे रहा है आप पर, आपकी क्या मंशा है? उन्होंने साफ कहा था, ये देखिए, ये आपको मैं दिखाता हूँ, वहाँ इंडियन एक्सप्रेस में भी दिया था। ये देखिए, इधर कर ले लो इससे, ये देखिए, बैठक हुई थी, उन्होंने स्वीकार किया था कि ये कोयले की तरह काला कानून है, इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है, पूरे देश के लोगों को जेल भरना होगा, कुर्बानियां देनी होगी। जो किसान लड़ रहे हैं वो देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। तो एकदम से अन्ना हजारे यू टर्न क्यों ले लिए? जो अन्ना हजारे मतलब दबाव में आ गए। दबाव में नहीं आए तो फिर क्या हुआ? जब हम लोग वहाँ गए, हम लोगों की 11 लोगों की प्रतिनिधिमंडल गया, अन्ना हजारे जी देश की तमाम उन मुद्दों पर, चाहे बहन मनीषा के साथ यूपी में दरिंदगी हुआ, चाहे बंदायूं में हुआ, चाहे किसानों के साथ हुआ, या हमारे नौकरी पेशा वाले लोगों के द्वारा हुआ, तो वो अन्ना हजारे चुप क्यों रहेगा? एक दिन भी आकर यहाँ किसानों के बीच में तो कहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप समर्थन दीजिए, आपका ज़मीर कहता है तो समर्थन दीजिए, आपका ज़मीर नहीं कहता है तो आप मत दीजिए, लेकिन आइए तो सही, अपनी स्थिति स्पष्ट तो कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों बरगलाया जा रहा है? इतने किसानों को बदनाम किया जा रहा है टीवी चैनलों के द्वारा, देश के तमाम उन सेलिब्रिटियों के द्वारा, भाजपा नेताओं के द्वारा, यही वो लोग रहते हैं। एक बात बताइए, आज जब विदेशी पॉप सिंगर जब ट्वीट पर कहती है तो वो देश के मामले में दखल नहीं दो, तो क्यों कराए ट्रंप? विदेश मंत्रालय तक ने प्रतिक्रिया दे दी इस पर। अरे भैया, तब पूरे देश विदेश में डंका बज रहा था, तब विदेशियों को प्रतिक्रिया देना था कि मोदी अच्छा है कि बुरा है, तब उसमें मैंने अच्छा लग रहा था। आज अगर किसानों के समर्थन में आ गया तो बुरा हो गया। ये इसीलिए ये सवाल है कि एक पॉप सिंगर अगर ट्वीट करे तो क्या विदेश मंत्रालय को उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं। क्यों देना चाहिए?
जब उनके सम्मान में कसीदे काढ़े जा रहे थे तब तो गुणगान कर रहे थे कि विदेश में भी डंका बजला है, विदेश में भी डंका बजला है, तो अब डंका क्यों फूट गया, क्यों ढोल फूट गई, क्यों खुल गया पुल। जिस प्रोपगेंडा के तहत देश में ये शासन में आए, सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि देश के किसानों के प्रति संवेदना होनी चाहिए। आप बताइए 2 महीने 68वां दिन है आज, कोई मंत्री आया क्या यहाँ पूछने कि किसान लोग कैसे पानी पी रहे, कैसे खाना खा रहे, कैसे रह रहे। उल्टा जो कटीले तार जंगली जीव जंतुओं के लिए नहीं लगाया जाता, मतलब देश के किसान अगर अधिकार मांगे तो वो जंगली जानवरों से भी गए गुजरे हैं, दुश्मन देशों से भी गए गुजरे हैं। अगर इतनी व्यवस्था अगर गलवान में की गई होती तो घटना नहीं होती, लद्दाख में की गई होती तो चाइना नहीं आता, अगर अरुणाचल में किया गया होता तो नहीं होता। माने देश का किसान दुश्मन देश का नागरिक हो गया। ये भाजपा नेताओं को स्थिति स्पष्ट। दूसरी बात, आपने देखा होगा नंद किशोर गुर्जर जिस तरीके से आके किसान आंदोलन को बदनाम कर रहा है, एक सोची समझी भाजपा की राजनीति के तहत। अगर नंद किशोर गुर्जर जैसे नेताओं को कहना चाहते हैं, अगर आप एक बाप के बच्चे हो, इंसान के बच्चे हो, तो तमाम उन हाफ चड्ढी वालों को लेकर चलो ना अरुणाचल प्रदेश, मैं भी चलता हूँ, वही लाठी डंडा भाजेंगे, चाइना का घर उजाड़ेंगे। अरे ये किसान तो अपने ही हैं, तो कुत्ते की बच्ची की तरह के किसान के बीच में आंदोलन करते हैं। राकेश टिकैत जी 2000 रुपये के लिए तो किसानों को मार पीट के भगा देंगे। ये देश का आपके बाप दादा की बपौती है, गाजर मूली है, किसान की उखाड़ दीजिएगा, फेंक दीजिएगा। कि जब जब विश्व में किसान आंदोलन हुए, किसानों की जीत हुई, इस बार भी निश्चित तौर पर जीत होगी। आखिरी सवाल, क्या वार्ताएं होनी चाहिए जिस तरह से सरकार का रुख दिख रहा है? देखिए, ये जो बहाने ड्रामेबाजी किया जा रहा है, 2 रुपया में घड़ी लीजिए, साइकिल लीजिए, रेडियो लीजिए, वार्ता क्या होता है भाई साहब? 2 मिनट का बात होता है जी सरकार की कि हाँ जी आप नहीं मान रहे, आप अन्नदाता पालनहार किसान भाई हैं, दूसरे भगवान हैं, आप आए हैं, विराजिए, बैठिए, खाना खाइए, हम कानून वापस लेते हैं। कल ही प्रेस रिलीज कर दें जी कानून वापस ले रहे। हो गया किसान अपने अपने घर, इनकी उम्र घर में रहने की है, ये ठंड में देख रहे हैं, इनकी उम्र देख रहे हैं, आप देखिए ना, इनकी उम्र देखिए। सारा परिवार, सारा कुनबा, अब तो पूरे देश ने तय किया है, हर राज्य में, हर जिले में, कि घर का एक आदमी किसान आंदोलन में शरीक होगा। किस किस को रोक लोगे और कहाँ कहाँ रोक लोगे, कहाँ कहाँ कटीले तारे लगाओगे, कहाँ कहाँ पुलिस को बिठा दोगे? ये काम देश के अंदर किसानों के ऊपर नहीं करना था ना। इतनी व्यवस्था अगर देश चलाने में, सुधारने में लगाते तो आज देश का क्या होता? ये बुरा हाल होता है। हम मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश। हमारी जीडीपी देखिए, बांग्लादेश की जीडीपी देखिए। चूंकि प्रधानमंत्री जी हर साल कानून लाते हैं और ऐसा कानून लाते हैं जो आम जनता को परेशान करने वाला होता है। कौन लोग हैं? इतने आपने कांड देखा होगा। आप आज़ादी के टाइम में चले जाइए, 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार बनाया। कहाँ बनाया? बंगाल प्रांत में, मुस्लिम लीग के फजाउल के साथ वित्त मंत्री बने। धर्म के आधार पर विभाजन की बात हुई, वहाँ हिंदू मुसलमान हो गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने की बात हुई। 1943 में मुस्लिम लीग के फजाउल्लक गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई। धर्म के आधार पर विभाजन की बात हुई, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हुए, भारत और पाकिस्तान बनवा दिया। कौन लोग हैं? और 52 साल तक अपने कार्यालयों पर झंडा नहीं फहराया। किसानों को बदनाम करने के लिए दीप सिद्धू से झंडा फहरवा दिया। कैसे घुस गया भाई? आप समझिए, आम नागरिक को यहाँ से किसान आंदोलन में आए समर्थन दे, इसके लिए रोका जा रहा है। और किसानों के प्रति नफरत सरकार और प्रशासन के द्वारा फैलाया जा रहा है, तो वहाँ कैसे पहुँच गया? और किसानों को बदनाम कर रहे हैं, किसान नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं और अपने नेता को भेज के धमकी दे रहे हैं कि जातीय दंगा भर से। आप समझिए क्यों भेजा जा रहा है गुज्जर जी को कि वहाँ जाट वर्सेस गुज्जर की लड़ाई करा दें? तो हिंदुस्तान बेवकूफ़ है। अरे अन्न खाने वाले किसान हैं, लड़ाई नहीं लड़ते, कोई गोबर खाने वाले चाटने वाले नहीं हैं। आप देखिए, वही साजिश जेएनयू में कोमल शर्मा पर कार्रवाई नहीं होती है, वही जामिया के प्रोटेस्ट में कपिल गुज्जर पर कार्रवाई नहीं होती है, वही दिल्ली दंगे में कपिल मिश्रा, परवेश साहिब सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई नहीं होती है, वही दीप सिद्धू पर आज तक नहीं पकड़ा गया। मतलब देश की कानून व्यवस्था का क्या हाल है? जंगल राज है, आप समझ सकते हैं, माफियाओं का राज है। नहीं पकड़ा गया कि लाल किले पर कौन घुसा, लेकिन गरीब किसान के घर पर चल जाएंगे कुर्की जब्ती लेने। किसान को दिल्ली नहीं घुसने दिया जा रहा है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी कब देश छोड़ के बाहर भाग जाता है पता ही नहीं चलता है, सरकारी दमाई की तरह।
तो ये सब तमाम मुद्दे जब देखिएगा, किसानों को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश सरकार द्वारा जितनी बदनाम करेगी, सरकार जितनी बल प्रयोग करेगी, किसान आंदोलन उतना ही मजबूत होगा। सरकार का चेहरा झूठ के कोई सरपाँव नहीं होते, झूठ अपने आप एक्सपोज सरकार का होता जा रहा है, किसान आंदोलन मजबूत होता जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत भर के किसान यहाँ शरीक हो रहे हैं, यहाँ सभी राज्य के लोग हैं। तो आप किस किस को खालिस्तानी कहिएगा, टुकड़े टुकड़े गैंग कहिएगा, माओवादी कहिएगा, पाकिस्तानी कहिएगा, नक्सली कहिएगा, सब कुछ आप ही कह दीजिएगा। जिनके बाप दादा देश के अंग्रेजों के दलाली और मुखबरी किया, वो हो गया देशभक्त। आज जिसके बाप दादा आज भी हमारे घर के सदस्य सरहदों की रक्षा करते हैं, तो हमारे खून में न देशभक्ति है। हमको गद्दार कहने वाले आप कौन होते हैं? और संविधान में कौन सी धारा आपको कहता है कि अपने ही देश की आवाम को अधिकार मांगे तो आप उसको कुछ कह के डरा दो, उस पर लाठी चार्ज कर दो, उस पर आंसू गैस छोड़ दो? तो ये सरासर गलत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज श्रीवास्तव। तो काफ़ी मुखर रहते हैं ये सरकार के खिलाफ, खास करके किसान आंदोलन की अगर बात की जाए तो साफ तरीके से इनका कहना है कि चाहे जितना दबाने की कोशिश की जाएगी, ये आंदोलन और भी तेज़ी में उभरेगा। ये पंकज श्रीवास्तव थे जो तार्किक रूप से अपनी बातों को रखते हैं और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। कैमरामैन मनीष के साथ मैं फैजल फैजी, गाजीपुर बॉर्डर से। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।